Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. चार्ल्स डार्विन। विनोद कुमार मिश्र। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 1 घंटे का बहुमूल्य समय नष्ट किया तो उसने जीवन के मूल्य को नहीं समझा। भूमिका। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मानव सहित सृष्टि के हर चर और अचर प्राणी की रचना ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार की। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध वर्णन से भी यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य लगभग उतना ही सुंदर व बुद्धिमान था जितना कि आज है। पश्चिम की अवधारणा के अनुसार यह सृष्टि लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। यह विधाता द्वारा एक बार में रची गई और पूर्ण है। ऐसे में किसी प्रकृति विज्ञानी द्वारा यह साबित करने की हिम्मत करना कि यह सृष्टि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, अपूर्ण है और परिवर्तनीय है, कितनी बड़ी बात होगी, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ईश्वर के संतान या ईश्वर के अंश माने जाने वाले मनुष्य के पूर्वज बंदर और वनमानुष रहे होंगे। यह साबित करने वाले को अवश्य यह अंदेशा रहा होगा कि शायद उसका हस्र भी कहीं ब्रूनो और गैलीलियो जैसा न हो जाए। 19वीं सदी के पहले दशक में प्रख्यात चिकित्सक परिवार में जन्मे चार्ल्स डार्विन ने चिकित्सा का पेशा नहीं चुना। हार कर उनके पिता ने उन्हें धर्माचार्य की शिक्षा दिलानी चाही, पर वह भी पूरी नहीं हो पाई। बचपन से ही प्राकृतिक वस्तुओं में दिलचस्पी रखने वाले चार्ल्स को जब प्रकृति विज्ञानी के रूप में बीगल अनुसंधान जहाज में यात्रा करने का अवसर मिला तो उन्होंने अपने जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। समुद्र से डरने वाले तथा विशाल आलीशान मकान में रहने वाले चार्ल्स ने 5 वर्ष समुद्री यात्रा में बिताए और एक छोटे से केबिन के आधे भाग में गुजारा किया। जगह जगह की पत्तियां, लकड़ियां, पत्थर, कीड़े व अन्य जीव हड्डियां बटोरी। उन दिनों फोटोग्राफी की व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें सारे नमूनों पर लेबल लगाकर समय समय पर उन्हें वापस इंग्लैंड भेजना होता था। अपने काम के सिलसिले में वे 10-10 घंटे घुड़सवारी करते थे और मीलों पैदल भी चलते थे। जगह जगह खतरों से खेलना, लुप्त प्राणियों के जीवाश्मों को बीनना, अनजाने जीवों को निहारना ही उसकी जवानी की नियति थी। ग्लापागोस की यात्रा चार्ल्स के लिए निर्णायक रही। इस द्वीप में उन्हें अद्भुत कछुए और छिपकलियां मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि आज जो दिख रहा है कल वैसा नहीं था। प्रकृति में सद्भाव व स्थिरता दिखलाई अवश्य देती है, पर इनके पीछे वास्तव में सतत संघर्ष और परिवर्तन चलता रहता है। लंबी यात्रा की थकान उतरी नहीं कि चार्ल्स ने आगे का अन्वेषण व उस पर आधारित लेखन प्रारंभ कर दिया। बहुत थोड़े लोगों ने उनका हाथ बंटाया। शेष कार्य चार्ल्स को खुद ही करना पड़ा। श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का कार्यक्षेत्र आमतौर पर कोई प्रतिष्ठित संस्था या शिक्षा केंद्र
होता रहा है। अरस्तु से लेकर न्यूटन, फेराडे तक को कोई न कोई रॉयल सोसाइटी, रॉयल संस्थान आदि मिल ही जाता था, जो काम व काम के खर्च दोनों में हाथ बंटाता था। पर डार्विन ने अपना कार्य क्षेत्र ग्रामीण इलाके के दूर दराज स्थित मकान में बनाया। अपनी पैतृक संपत्ति से प्राप्त सारा धन उन्होंने इसमें लगा दिया। जिस प्रकार का काम वे कर रहे थे उसमें न तो कोई पैसा लगाने के लिए आगे आया और न ही चार्ल्स ने विशेष प्रयास किए। जीवोत्पत्ति का सिद्धांत उनके मस्तिष्क में जन्म ले चुका था। सन 1844 में उन्होंने इसे विस्तार से कलमबद्ध भी कर लिया था, पर इसे प्रकाशित करने की कोई जल्दी उन्होंने नहीं दिखलाई। इसकी भावी प्रतिक्रिया का उन्हें एहसास था और इसलिए वे इसमें कोई खामी रहने नहीं देना चाहते थे। वे लगातार प्रयोग दर प्रयोग करके उसे पक्का करते चले गए। वे धैर्यपूर्वक लिखते रहे। उनकी रचनाएं तेजी से पाठकों के हाथों में आती रही। शायद वे कुछ वर्ष और इंतजार कर लेते, पर वालेस के अनुसंधान का परिणाम पाकर उन्हें अपना सिद्धांत सार्वजनिक करना पड़ा। हालांकि उनके पास पुख्ता प्रमाण थे कि वे निष्कर्ष पर पहले पहुंचे थे, पर उन्होंने वॉलेस को बराबर सम्मान दिया। उनके सिद्धांत पर घोर प्रतिक्रिया हुई। ईश्वर की संतान माने जाने वाले मानव बंदर की संतान माने जाने लगे। इसे मानव के पतन की संज्ञा दी गई। राजशाही से लेकर चर्च सभी तिलमिला गए, पर डार्विन को रत्ती भर भी गरूर नहीं आया। प्रतिक्रियाओं को वे पूरी विनम्रता से स्वीकार करते रहे। घोर परिश्रम के लिए प्रयोगों के परिणामों की शुद्धता के आगे घोर विरोध भागता चला गया और अंततः लुप्त प्रजातियों की तरह विलुप्त हो गया। डार्विन के जीवन के हर पहलू पर प्रयोग किए। उन्होंने पत्तों, फूलों, पक्षियों, स्तनपायी जीवों पर प्रयोग किए। अपने मित्र माइकल फैराडे द्वारा विकसित विद्युत जनरेटर का प्रयोग करके उन्होंने विभिन्न मानसिक स्थितियों का चेहरे पर पड़ने वाला प्रभाव भी देखा और उनके अध्ययन पर आधारित पुस्तक की रचना भी की। इसमें उनके कुत्ते बॉब ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया और बतलाया कि भूख लगने पर, गुस्सा होने पर, प्रसन्न होने पर उसकी मुख मुद्रा कैसे बदलती है। दुनिया को मांसाहारी पौधों के बारे में ज्ञान देने वाले चार्ल्स डार्विन ने निरीह केंचुओं के व्यापक योगदान पर भी प्रकाश डाला और उन्हें सामाजिक सम्मान दिलवाया। उनके योगदान को साबित करने के लिए उन्होंने गणित का भी सहारा लिया। हालांकि वे न्यूटन व गैलीलियो की तरह गणित में सशक्त नहीं थे, पर वे अपने सिद्धांतों को अनेक दृष्टिकोणों व तरीकों से परखना चाहते थे। स्वभाव से विनम्र, परिश्रमी, धैर्यवान, साहसी, तर्कसंगत विचारों वाले कलम के धनी चार्ल्स आज भी दुनिया के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों में से एक और न्यूटन, आइंस्टीन आदि के समकक्ष माने जाते हैं। उनका विरोध होता रहा, पर उनके सिद्धांत का कोई विकल्प नहीं दे पाया। आमतौर पर श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का परिवार त्रस्त रहता है, पर डार्विन का बड़ा परिवार प्रगतिशील व समृद्ध था।
उनके बेटे भी श्रेष्ठ वैज्ञानिक बने। शायद इसमें उनकी करुणाशील पत्नी एम्मा का भी हाथ रहा। विज्ञान के अतिरिक्त चार्ल्स ने किसी अन्य कार्य जैसे समाज सेवा, राजनीति, व्यवसाय आदि में हाथ नहीं डाला, पर दास प्रथा के वे घोर विरोधी थे। उन्हें मनुष्य के ही नहीं, पशु पक्षियों के दर्द की भी परवाह थी, और वे घोड़े पर चाबुक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। प्रकृति की खोज का सिलसिला। प्रारंभ से मनुष्य के मन में जिज्ञासाएं उठने लगी थी। आखिर इस विविधतापूर्ण प्रकृति की रचना कैसे हुई होगी? उसने अपने आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य देखा होगा, थोड़ी बहुत यात्रा करके पाया होगा कि इस सौंदर्य का एक प्रमुख आधार विविधता है। पर तब प्रश्न बड़ा था और मनुष्य की क्षमता थोड़ी थी। निश्चय ही उसने जल्दी ही मान लिया होगा कि इस संसार के रचयिता ने ही यह सब रचा होगा। वह परम शक्तिमान है। उसने न सिर्फ मनुष्य को रचा, वरन मनुष्य को भोगने के लिए सुंदर मोहक सृष्टि रच कर दी। मनुष्य का ईश्वर के प्रति आदर व आस्था बढ़ते चले गए। यह सब स्वतः स्फूर्त कल्पना थी और इस कदर प्राकृतिक थी कि दुनिया के सभी धर्मों में इसे स्थान मिला। अनादि माने जाने वाले सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, में कल्पना है कि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की और मनु और श्रद्धा की रचना की। आदि पुरुष व आदि स्त्री माने जाने वाले मनु और श्रद्धा को आज भी पूरे श्रद्धा व आदर भाव से पूजा जाता है, क्योंकि हम सब इन्हीं के संतान माने जाते हैं। उसी तरह है अति प्राचीन यहूदी धर्म, लगभग 2000 वर्ष पुराने ईसाई धर्म और लगभग 1300 वर्ष पुराने इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा को भी आदि पुरुष और आदि स्त्री माना जाता है। उनका नाम भी पूरे आदर से लिया जाता है, क्योंकि सभी उन्हीं की संतान माने जाते हैं। पर कालक्रम की गणना में विभिन्न धर्मों में अंतर माना जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना होती है, विकास होता है और फिर संहार या प्रलय होता है। इसमें युगों की गणना का प्रावधान है और हर युग लाखों वर्ष का होता है, जिसे वर्तमान कली युग की आयु 4,32,000 वर्ष आंकी गई है। पर पश्चिमी धर्मों की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि की रचना एक बार में और एक बार के लिए की है। उनके अनुसार मानव की रचना अधिक पुरानी नहीं है और लगभग 6000 वर्ष पूर्व मनुष्य की रचना उसी रूप में हुई है जिस रूप में मनुष्य आज है। इसी तरह सृष्टि के अन्य चर अचर प्राणी भी इसी रूप में रचे गए और वे पूर्ण हैं। पर मनुष्य की जिज्ञासाएं कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। सत्य की तलाश जारी रही। परिवर्तनशील प्रकृति का अध्ययन उसने अपने साधनों के जरिए जारी रखा और उपरोक्त मान्यताओं में खामियां शीघ्र ही नजर आने लगी। पूर्व में धर्म इतना सशक्त व रूढ़िवादी कभी नहीं रहा। समय समय पर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने जो नवीन अनुसंधान किए, उन पर गहन चर्चा हुई। लोगों ने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार खुलकर व्यक्त किए। पर पश्चिम में धर्म अत्यंत शक्तिशाली था।
वह रूढ़ियों से ग्रस्त भी था। जो व्यक्ति उसकी मान्यताओं पर चोट करता था उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। कोपरनिकस ने धार्मिक मान्यता पर पहली चोट पहुंचाई। उनका सिद्धांत उनकी पुस्तक मैग्नस ओपस के रूप में जब आया तो वे मृत्युशैया पर थे, जल्दी ही चल बसे। पर ब्रूनो गैलीलियो जैसे लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रूनो को जिंदा जलाया गया। गैलीलियो को लंबा कारावास भुगतना पड़ा, पर वे बलिदान व्यर्थ नहीं गए। इन्होंने लोगों के ज्ञान चक्षु खोल दिए। अब लोग हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखने लगे। तब तक यातायात की सुविधाएं भी विकसित हो चुकी थी। यूरोप के लोग व्यापार के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए और अन्य उद्देश्यों के लिए विश्व भ्रमण पर निकलने लगे। अनेक साहसिक यात्रियों ने अथाह माने जाने वाले सागरों का सीना चीरते हुए दुनिया के ओर छोर नाप लिए। अब लोग प्रकृति की खोज में भी निकलने लगे। प्रकृति प्रेमियों ने अब तक प्रकृति का जो अध्ययन किया था उसने नए विज्ञान का रूप ले लिया था। ये विज्ञानी अपने प्रकृति विज्ञान का विस्तार करना चाहते थे और इसके लिए लंबी लंबी यात्राओं पर निकलने लगे। 18वीं और 19वीं सदी में ऐसी तमाम यात्राएं संपन्न हुई। इन यात्राओं के अनेक उद्देश्य थे। उनमें से एक प्रमुख उद्देश्य यह था विभिन्न उपलब्ध चर अचर प्राणियों का वर्गीकरण। इस समय तक तमाम प्रजातियों के प्राणियों व वनस्पतियों का ज्ञान हो चुका था और बिना उचित वर्गीकरण के उनका अध्ययन कठिन हो रहा था। इस संबंध में पहली महत्वपूर्ण यात्रा टॉर्नफोर्ट ने संपन्न की थी। सन 1700 में प्रारंभ इस यात्रा में 2 वर्ष लगे। टॉर्नफोर्ट फ्रांस के रहने वाले और वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को पत्रों द्वारा व्यक्त किया जो अत्यंत लोकप्रिय साबित हुए। ये जब 20वीं सदी में फिर से छापे तो खूब बिके। उनके वर्णन में वहाँ की भूमि व वनस्पतियाँ सभी शामिल थे। उन्होंने वहाँ की राजनीतिक व धार्मिक स्थिति का भी वर्णन किया। उनकी यात्रा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और खर्च फ्रांसीसी प्रशासन द्वारा उठाया गया था। इस पर बाद में किए गए शोध के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य ओटोमन साम्राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना था। उस समय फोटोग्राफी की सुविधा नहीं थी, इसलिए एक ड्राफ्टमैन उनके साथ भेजा गया था। इसके 3 वर्ष बाद स्वीडन से एक यात्री निकला जिसका नाम लीनियस था। उस काल में स्वीडन फ्रांस की तुलना में गरीब था। लीनियस ने लेपलैंड की यात्रा की। गर्मियों में आयोजित यह कम अवधि की यात्रा थी। इसके लिए रॉयल विज्ञान सोसाइटी से मामूली अनुदान ही मिला था, पर इससे वनस्पति शास्त्र को नया आयाम मिला। उपरोक्त यात्राओं ने लंबी दूरी की दीर्घकालीन यात्राओं को आधार प्रदान किया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साइबेरिया की यात्रा से नई नई प्रजातियों के प्राणी व पौधे मिले। कैप्टन जेम्स कुक के नेतृत्व में दक्षिणी गोलार्ध की यात्रा संपन्न हुई। उस समय महाशक्ति माने जाने वाले ब्रिटेन और फ्रांस इस दिशा में भी एक दूसरे से टक्कर लेने लगे। बहुउपयोगी यात्राओं का सिलसिला जारी रहा। अन्वेषण दल जब मिस्र गया तो उसके साथ सेना भी थी। भौगोलिक खोज के साथ उपनिवेश बनाने की ललक भी जुड़ गई।
पर इससे प्राकृतिक विज्ञानियों का कार्य कठिन भी हो गया। विभिन्न यूरोपीय ताकतें आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगी। उनके इस व्यवहार के कारण स्थानीय लोग अक्सर भड़क उठते थे। सन 1788 में ला पेरूज का अभियान दल प्रशांत महासागर से गायब ही हो गया। कई जगहों पर प्रकृति विज्ञानियों और नौसैनिकों में तीखी झड़पें भी हुई, पर अभियान चलते रहे। कुछ बहुत सफल रहे और कुछ में प्रकृति विज्ञानी वापस वतन नहीं लौट पाए। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमांट अपनी 4 वर्ष की यात्रा में भारत में प्रकृति का अध्ययन करते रहे और सन 1832 में बंबई में ही चल बसे। पर अब अभियान दल पर्याप्त संसाधन जुटाकर चलने लगे। उनके साथ धर्म प्रचार करने वाले पादरी भी होते थे। अभियान दल के सभी लोग टॉर्नफोर्ट की तरह कुशल लेखक तो नहीं होते थे, पर उनकी यात्राओं के विवरण कुल मिलाकर अत्यंत रोचक होते थे। उनमें नए नए तथ्य भी होते थे और तस्वीरें भी। इनके अभियानों के आधार पर कथा साहित्य भी तैयार होने लगा जो अद्भुत था। अनेक दार्शनिक इसके आधार पर नए सिरे से चिंतन करने लगे जो मौलिक और तथ्यपरक होने लगा। वे समाज में फैली विविधता और सापेक्षता पर विचार करने लगे और ये विचार अब तक की मान्यताओं से भिन्न थे। प्रकृति विज्ञानी जब अभियान से वापस आते थे तो अपने साथ न सिर्फ कथाएं, किस्से व विचार लाते, वरन बड़ी मात्रा में वर्तमान व लुप्त प्रजातियों के जीवाश्म, सूखी वनस्पतियों के नमूने भी लाते थे, जिससे अन्य वैज्ञानिकों को भावी अनुसंधान का आधार मिलता था। यात्राओं से ज्ञान का दायरा किस कदर बढ़ रहा था, इसका अंदाज इस बात से लगता है कि 17वीं सदी के अंत में टॉर्नफोर्ट ने लगभग 10,000 पौधों का वर्णन दर्ज किया था, जबकि 1 शताब्दी वर्ष पूर्व चंद हजार पौधों का ही ज्ञान उपलब्ध था। सन 1833 में मिस्र की यात्रा के पश्चात 50,000 पौधों के बारे में वर्णन उपलब्ध था। इसके बाद इसकी संख्या में वृद्धि होती गई। कालांतर में इन वनस्पतियों को अजायब घर में रखा जाने लगा ताकि आम व्यक्ति भी उन्हें देख सके। साथ साथ इनके वर्णनों का संग्रह भी तैयार होता गया। लगभग ऐसी ही प्रगति जंतु विज्ञान के क्षेत्र में हुई। प्राणियों के कैटालॉग तैयार हुए, उन्हें वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत किया गया। ज्यों-ज्यों अध्ययन बढ़ा त्यों-त्यों वर्गीकरण का आधार भी बढ़ता गया। कुछ पौधों को घास माना गया तो कुछ को झाड़ी और कुछ को पेड़। इसी तरह चल प्राणियों को प्रारंभ में 6 वर्गों में बांटा गया। ये थे मैमल अर्थात स्तनपाई, बर्ड अर्थात चिड़िया, एम्फीबियन जिनमें मेंढक, टोड आदि आते हैं, फिश अर्थात मछलियाँ, इंसेक्ट अर्थात कीड़े, वर्म अर्थात सूक्ष्म कीड़े। इसके पश्चात इनका उपविभाजन हुआ। इसके अलावा इनके यौन व्यवहार के आधार पर भी वर्गीकरण प्रारंभ हुआ। विभिन्न वनस्पतियों और प्राणियों में वंश वृद्धि कैसे होती है यह देखा गया और दर्ज किया गया। लिनियस ने जो वर्गीकरण किया उसमें तमाम खामियां थी। समय के साथ उसमें सुधार हुए। विभिन्न प्रकार के इलाकों का, तापमान का वनस्पतियों पर प्रभाव दर्ज किया गया। इन यात्राओं में प्रकृति विज्ञानियों ने यह पाया कि बहुत थोड़े पौधे ऐसे होते हैं
जो हर प्रकार की भूमि, तापमान, नमी में उगाते हैं। जब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति की तुलना की गई तो पाया गया कि कुल वनस्पतियों का मात्र 1/80वां हिस्सा ही साझा था। जब चार्ल्स डार्विन ने बीगल जहाज में सन 1831 में यात्रा प्रारंभ की तो उन्हें अब तक किए गए कार्यों का बहुत कम ज्ञान था। 22 वर्षीय युवक ने नए सिरे से अध्ययन प्रारंभ किया और दुनिया को प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दे दी। उनके काम से न सिर्फ वैज्ञानिक जगत में वरन समाज के अनेक क्षेत्रों में उथल पुथल मच गई। आने वाले अध्यायों में डार्विन के जीवन के विभिन्न पहलुओं और किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। पारिवारिक विरासत। सन 1760 का एक दिन ऐतिहासिक दिन कहलाया। उस दिन उस समय के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एरास्मस डार्विन एक मरीज को देखने गए। वह मरीज एक युवा बर्तन निर्माता था जिसका नाम जोसियाह वेजवुड था। सन 1731 में जन्मे डॉक्टर एरास्मस डार्विन ने चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। कैम्ब्रिज व एडिनबर्ग में पढ़ने के पश्चात उन्होंने लिचफील्ड में प्रैक्टिस प्रारंभ की। डॉक्टर डार्विन को शीघ्र ही खासी लोकप्रियता हासिल हो गई क्योंकि उन्होंने एक मरीज के बहुत बिगड़े हुए रोग को अपने नवीन उपचार के तरीकों से ठीक कर दिया। इस युवा मरीज का इलाज उनसे पहले अनेक डॉक्टरों ने किया था, पर गलत तरीके से इलाज के कारण मरीज की हालत निरंतर गिरती जा रही थी। जब डॉक्टर डार्विन ने इलाज प्रारंभ किया तो मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार प्रारंभ होने लगा। इससे उन्हें अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली और वे न सिर्फ लिचफील्ड में प्रसिद्ध हुए वरन उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलती चली गई। पर लंबे कद के भारी डील डोल वाले डॉक्टर एरास्मस डार्विन जो विग भी लगाते थे, अनेक रुचियों वाले थे और वे अपना चिंतन चिकित्सा विज्ञान तक सीमित नहीं रखते थे। समकालीन आविष्कारक व उद्योगपति जेम्स वाट, मैथ्यू बुल्टन उनके घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। ये लोग उस भाप के इंजन में सुधार करने में लगे थे जिसने आने वाले समय में इंग्लैंड का नक्शा ही बदल दिया। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर डार्विन को इन प्रयासों का मूल्य पहले ही समझ में आ गया और उन्होंने बुल्टन से प्रस्ताव किया कि क्यों न साझेदारी में एक फर्म खोली जाए जिससे भाप की शक्ति से गाड़ियां चलाई जाए। डार्विन ने इसका पेटेंट हासिल करने की भी योजना तैयार की, पर यह योजना चल नहीं पाई। दुखी डॉक्टर ने अपनी असफलता के दुख को एक कविता में उड़ेला। यह कविता दुखी डार्विन के हृदय से तब फूटी जब वह अपने गम भुलाने के लिए ग्रामीण इलाके में चांदनी रात में टहल रहे थे। कविता का सार इस प्रकार था: हे भाप, तुम पर अभी तक कोई विजय नहीं पा सका है, पर जल्दी ही तुम्हारे सहारे जहाज धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। तेज कारें दौड़ने लगेंगी, अपने चौड़े चौड़े पंखों के जरिए उड़ने वाले रथ आसमान की ऊंचाइयों को चूमेंगे। उधर जिस मरीज को देखने के लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर डार्विन गए थे, जोसियाह वेजवुड सन 1730 में जन्मे थे, अर्थात आयु में डॉक्टर से 17 महीने बड़े थे।
जोसियाह के पिता का देहांत तभी हो गया था जब जोसियाह मात्र 9 वर्ष के थे और इस कारण उन्हें स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जोसियाह अब अपने भाई के साथ काम करने लगे जो बर्तन बनाते थे। उन्होंने अपने छोटे से घर के पिछले हिस्से में एक कमरे में अपना काम प्रारंभ किया था। जोसियाह जल्दी ही कारोबार के गुर समझ गए थे। बाद में उन्होंने इस कार्य में अग्रणी थॉमस विल्डन से भी साझेदारी की। उन्होंने परंपरागत तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाने में भी महारत हासिल की और नए नए प्रयोग भी किए। सन 1759 में उन्होंने वेजवुड वेयर के नाम से सुंदर व अनोखे बर्तन निर्माण का कारोबार प्रारंभ किया, जिसने प्रारंभ में ही धूम मचा दी। जोसियाह का नाम अग्रणी बर्तन निर्माताओं में गिना जाने लगा। उन्होंने अपने बेहतरीन बर्तन तत्कालीन महारानी कैरोलिन को भेंट किए, जिन्होंने उन्हें शाही बर्तन निर्माता की उपाधि प्रदान की। यही नहीं, रूस की रानी कैथरीन ने उन्हें डिनर सेट तैयार करने को बहुमूल्य ऑर्डर दिया, जिसमें इंग्लैंड के प्राकृतिक नज़ारों के 1300 खूबसूरत दृश्य अंकित करने थे। जोसियाह ने उपरोक्त कार्य पूरी कुशलता से कर दिखाया और इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। धीरे धीरे उन्होंने अन्य आविष्कार भी किए और नई नहरों, सड़कों आदि के कामों में भी भागीदारी प्रारंभ की, जो उस समय के क्रांतिकारी कार्य माने जाते थे और ब्रिटिश साम्राज्य इन्हें पूरा महत्व दे रहा था। इस प्रकार इलाज के बहाने जब डॉक्टर डार्विन व जोसियाह वेजवुड मिले तो चिकित्सक व रोगी का रिश्ता शीघ्र ही मित्रता में परिवर्तित हो गया। दोनों खुले मस्तिष्क के स्वामी थे और हाल ही में हुई फ्रांसीसी क्रांति में उभरे विचारों व सिद्धांतों के समर्थक थे। उन्हें अमेरिका में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से भी हमदर्दी थी। दोनों को उस समय की दास प्रथा से नफरत थी और वे इसे शब्दों में भी व्यक्त करते थे और कृतित्व में भी। जोसियाह ने अपने बर्तन में काले गुलाम को जंजीरों में बंधा दिखाया था और साथ में अंकित किया था, क्या मैं मनुष्य व आपका भाई नहीं हूँ। डॉक्टर डार्विन और जोसियाह दोनों प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले गए। जोसियाह एक से एक खूबसूरत बर्तन डिज़ाइन करते चले गए और जो बेशकीमती होते थे। डॉक्टर डार्विन की भी प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई और उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज III को भी प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें शाही चिकित्सक का कार्यभार संभालने को निमंत्रण दिया, जिसे डॉक्टर डार्विन ने अस्वीकार कर दिया और वे अपना ज़्यादातर समय लेखन में लगाने लगे। उन्होंने अपने ग्रंथ जूनोमिया पर लगभग 20 वर्ष लगाए, जिसका उद्देश्य रोगों के सिद्धांत का प्रतिपादन करना था और इससे जीवन के विभिन्न पहलुओं को सामने लाने में सहायता मिलती थी। उन्होंने एक जगह लिखा था कि यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि इस पृथ्वी के अस्तित्व में आने के करोड़ों साल के बाद ही मानव जीवन का अस्तित्व प्रारंभ हुआ। यही नहीं, यह भी कहा जा सकता है कि सभी गर्म खून वाले प्राणी प्रारंभ में एक कोशिका वाले जीव ही थे। डॉक्टर डार्विन उस समय तक लिनियस तथा बफोन द्वारा किए गए कार्य से काफ़ी प्रभावित थे, जिन्होंने वनस्पतियों और प्राणियों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने यह भी साबित करने का प्रयास किया था कि प्रारंभ में एक मौलिक जीव था। डॉक्टर डार्विन कवि भी थे और चिंतक भी। उन्होंने दोनों गुणों का उपयोग करते हुए कल्पना प्रारंभ की
कि आखिर एक जीव से अनेक प्रजातियां कैसे विकसित हुई होंगी। आज के सभी चौपाए और मनुष्य आखिर कैसे जल जीव के रूप में रहते होंगे। हो सकता है कि आपदा व मजबूती के कारण वे सूखे इलाकों में आए होंगे। यह भी हो सकता है कि लाखों करोड़ों सालों में पृथ्वी पर ये वनस्पतियां, सब्जियां और अन्य प्राणी ही रहे हों और बाद में मनुष्य अस्तित्व में आया हो। उन दिनों लामार्क का जीवन संबंधी सिद्धांत आया था। उसके संदर्भ में डॉक्टर डार्विन ने अपनी रचना जूनोमिया में लिखा था कि सभी प्राणियों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन अपने अपने प्रयासों से होते हैं जो उनकी अच्छाइयों की पूर्ति के लिए होते हैं, और जबकि कुछ उनमें संतुलन के कारण होते हैं। इस प्रकार उस समय अनेक देशों, स्वीडन, फ्रांस आदि के वैज्ञानिक भी जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में अधिक से अधिक जानने में लगे हुए थे। पर लोग इस प्रकार के सिद्धांतों, जैसे एक कोशिका वाले प्राणियों से गर्म खून और ठंडे खून वाले प्राणियों की उत्पत्ति हुई थी, को आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे पूछ बैठते थे कि व्हेल, सील और मेंढक एक मूल के कैसे हो सकते हैं। इस समय प्राणियों को कृत्रिम रूप से परिवर्तित करने के प्रयास भी चल रहे थे। अनेक घोड़ों को तीव्र गति से दौड़ने के लिए तैयार करने हेतु कृत्रिम रूप से घोड़ियों का गर्भाधान कराया गया था। उसी तरह ऐसे कुत्ते तैयार किए जा रहे थे जो सूंघने के विशेषज्ञ हो। इसी तरह नई प्रजातियों की गायें व भेड़ें तैयार की जा रही थी। इन सभी को देखकर डॉक्टर डार्विन लगातार चिंतन करते रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक कीड़ा एक मक्खी को मारकर ले जा रहा है। उस पर उस समय बह रही ठंडी हवा को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे भी उन्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने यह भी सोचा कि जीवन में प्रगति होती है। यह धारणा अति प्राचीन काल में बन गई थी, और इस कारण यूनानी और रोमन साहित्यकारों ने कुछ वैज्ञानिक आधार पर और कुछ कल्पना के आधार पर अनोखी रचनाएं रची। मध्य युग में अवश्य ही इस चिंतन में ठहराव आ गया था। उन दिनों अर्थात 18वीं सदी में यूरोप में विज्ञान का उदय तेजी से हो रहा था। डॉक्टर डार्विन के नए विचारों को सराहा गया और उनकी रचना जूनोमिया ने लोगों में दिलचस्पी उत्पन्न की। 7 वर्षों में इसके 3 संस्करण बिक गए। इसका फ्रेंच, इटालियन और जर्मन भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। पर ज़्यादातर लोग इसे रोगों के संबंध में पाठ्य पुस्तक ही मानते थे, और जीवन की उत्पत्ति के बारे में उनके विचार लोगों के गले नहीं उतर पाते थे, क्योंकि डॉक्टर डार्विन ने उनमें प्रयोगों, निरीक्षणों आदि का सहारा लेने के बजाय सिर्फ कल्पनाओं का इस्तेमाल किया था। उस समय वे विचार अत्यंत कच्चे थे, पर फिर भी इस बारे में चिंतन तो प्रारंभ हो ही रहा था। निजी जीवन। डॉक्टर डार्विन ने युवावस्था में ही चिकित्सा की प्रैक्टिस प्रारंभ करते ही एक 17 वर्षीय युवती से विवाह कर लिया था। यह युवती पहली नज़र में ही उनका दिल जीत चुकी थी। ये लोग एक पुराने मकान में रहने लगे। कालांतर में वह युवती पोली 3 बेटों की माँ बनी। ये थे चार्ल्स, एरास्मस और रॉबर्ट वेयरिंग। रॉबर्ट वेयरिंग, जो सबसे छोटे थे, का जन्म 1766 में हुआ था। उधर डॉक्टर डार्विन के नए मित्र जोसियाह वुड का विवाह सन 1764 में हुआ था। वे भी 3 बेटों और 3 बेटियों के पिता बने। श्रीमती वेजवुड का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, और इस कारण बच्चों को दूर
स्कूल भेज दिया गया, पर बाद में देखा गया कि उनकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है और उन्हें घर पर पढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय में भी डॉक्टर डार्विन का योगदान था, जो लड़कों व लड़कियों दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। उन बच्चों के लिए अच्छे विद्वान शिक्षक रखे गए। बाद में डार्विन परिवार और वेजवुड परिवार के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने गए, जहां पर पढ़ाए जाने वाले पाठ छोटे थे पर भोजन बहुत अच्छा मिलता था। बच्चों को अच्छी कसरत कराई जाती थी, पर पढ़ाई या व्यवहार में कमी के कारण मार नहीं पड़ती थी। यहीं से रॉबर्ट वेरिंग डार्विन और सूजनाह जोसिया की बेटी में बचपन की मोहब्बत प्रारंभ हो गई। प्यार में बाधा उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं था। रॉबर्ट को बाद में चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिए एडिनबर्ग भेजा गया, पर प्रेम चलता रहा। सन 1796 में रॉबर्ट तथा सूजनाह के विवाह के साथ ही डार्विन परिवार और वेजवुड परिवार के बीच अब तक चली आ रही मित्रता रिश्तेदारी में बदल गई। हालांकि इस दिन को देखने में पूर्व ही विवाह के 1 वर्ष पूर्व जोसियाह का देहांत हो गया था। युवा डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन भी एक कुशल चिकित्सक थे। उन्होंने सूरसबरी में प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया, जो एक पुराना शहर था और एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था। इससे होकर एक नदी भी बहती है, जो सर्पिल रास्ते से बल खाते हुए आगे बढ़ती जाती थी। उन दिनों लोग 19वीं सदी के आगमन का इंतजार कर रहे थे, पर यह शहर उस समय अपनी मध्यकालीन इमारतों के लिए जाना जाता था, जिनमें से एक दीवार और नदी के किनारे बसा किला अतीत की दास्तान बयान करते हुए मालूम पड़ते थे। डॉक्टर डार्विन तथा सूजनाह ने श्रूसबरी में अपना घर बसाया, जहां पर हर सर्दियों में कुलीन लोग आकर रहते थे। डॉक्टर की प्रैक्टिस भी अच्छी चलती थी। सूजनाह ने एक के बाद एक संतानों को जन्म दिया।